जाति उत्पीड़न भी होता है। ये तो एक अमानवीय व्यवस्था है। अगर कोई मूछ रख ले तो उसको मार डाला जाता है क्योंकि वो दलित है। इसका मतलब है जाति है, जाति उत्पीड़न भी है। लेकिन जाति जनगणना का क्यों विरोध कर रहे हैं? बीजेपी क्यों कर रही है? न नौमन तेल हुई है और न राधा कबहू नची है। अब यही किया है मोदी जी ने। ये कैसा देश है? हम शादी में खाने में तो जात पात रखेंगे, लेकिन जब हमको जरा सा भी उससे नुकसान होगा तो हम कहेंगे नहीं भैया जात पात तो बहुत बड़ी चीज है। तो जात पात खत्म करो ना। डॉक्टर अंबेडकर ने यही तो कहा था, जड़ से इसको उखाड़ो, इसका उन्मूलन करो। किसी पत्रकार से पूछा गया कि आपको अगर मोदी जी को एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या सवाल पूछेंगे? उन्होंने कहा मैं यही पूछूंगा कि मोदी जी आप इतना झूठ क्यों बोलते? मेरे साथ सुभाषिनी है जो लगातार शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ती रही हैं, उसी की राजनीति करती हैं। बिहार में जाति जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं, क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखिए, कल हम ट्रेन से आ रहे थे तो बड़ी मज़ेदार बात हुई। हमारे बगल में जो बैठे थे वो कह रहे थे ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो फिर वही मंडल आयोग का सब चलेगा और ये होगा वो होगा और ये सब। मैंने उनसे पूछा भाई साहब अभी परसों श्राद्ध थी तो आपके यहाँ भी श्राद्ध में आपने सब किया था, कोई आपके यहाँ मरा होगा? कहले हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ तो होता है। तो हमने कहा तो श्राद्ध में आपने ब्राह्मण को खिलाया होगा ना? कहले हाँ वही तो होता है। हमने कहा ये किसने तय किया है कि श्राद्ध का खाना केवल ब्राह्मण को ही खिलाया जाना चाहिए? ऐसा क्यों नहीं होता है कि जो मोहल्ले में आपके सबसे गरीब परिवार है उसको खिलाइए? तो ये भी तो एक आरक्षण है कि जिसका पैसे ही पेट भरा हुआ है उसी को श्राद्ध में भी खिलाना, ये भी तो आरक्षण है। तो हंसने लगे। मेरा कहने का मतलब ये, क्यों इस बात को लेकर के लोगों की इतने आग लगती है? सवाल क्या है, आपके देश में कौन रहता है? अगर इसका पता लगाया जाए तो इसमें गलत क्या है? हमारे देश में जातियां हैं, हमारे लोग में जाति में जिस जाति में जो पैदा होता है उसके ऊपर गहरा असर उसको पड़ता है। जाति उत्पीड़न भी होता है। अगर कोई मूछ रख ले तो उसको मार डाला जाता है क्योंकि वो दलित है। अगर कोई बच्चा किसी के पानी के गिलास से पानी पी लेता है तो उसको पीट के मार डालता है कि ये दलित है। तो इसका मतलब है जाति है, जाति उत्पीड़न भी है। लेकिन जाति जनगणना का क्यों विरोध कर रहे हैं? बीजेपी क्यों कर रही है? क्यों? क्योंकि एक पुराना नारा है हमारे देश की राजनीति में, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी। तो ये एक लोगों के समझ में आता है कि भाई जो देश में बहुसंख्यक हैं उनको भी तो कुछ हिस्सा उनका मिलना चाहिए, पूरा हिस्सा नहीं लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए। तो मोदी जी उसी नहीं, मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी को बाहर रहने दें। मोदी जी तो इस जनगणना के खिलाफ है, वो छोड़िए। अब जनगणना में क्या पता चला है कि बिहार में SC ST को छोड़ करके जो अति पिछड़ा है और जो पिछड़ा है वो 60% से ज़्यादा है जनता की। तो निश्चित रूप से उनके दिमाग में आएगा कि हम हैं तो 60%, तो हमको 27% में दे करके क्यों टरकाया जा रहा है और वो भी हमको नहीं मिल रहा है। तो ये जो उनके अंदर एक तरह से जो उनको एहसास होगा कि हमारे जो अधिकार हैं उनसे वंचित रखा जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसके साथ हम ये भी जोड़ना चाहेंगे कि जब एक बार हम सामाजिक अन्याय की बात करेंगे तो हम लोगों को लड़ना चाहिए कि सामाजिक अन्याय केवल जाति आधारित नहीं है, इसमें महिलाओं का भी सवाल है। तो सबसे ज़्यादा वंचित हैं पूरे देश में। इसके साथ अमीरी और गरीबी का भी सवाल है। मिल गया ना आपको 33% रिजर्वेशन महिलाओं को? वो तो हमको मालूम है कैसे मिला। हमारे यहाँ भैया एक ठोक कहावत है, न नौमन तेल हुई है और न राधा कबहू नची है। अब यही किया है मोदी जी ने कि 33% ब्राह्मण अब और ये जो आप जाति जनगणना को अच्छा कह रही हैं, ब्राह्मण समाज, ठाकुर समाज, भूमिहार समाज कुल जमा 10% हैं। वो बेचारा मेहनत से अपना कब्जा किए हुए संसद पर, विधानसभा पर, नौकरी में सेक्रेटरी बना है, CM PM बनता है। वो क्या, उसमें की क्या गलती है? नहीं, उसकी कोनो गलती नहीं है, लेकिन उसको अब अपना दिल थोड़ा चौड़ा करना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि भैया इतने दिनों से हम ही मौज कर रहे हैं, अब कोनो और कभी मौज करें। मेरिट से मौज कर रहा है ना? मेरिट नहीं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में आप जा करके देखिए, जो लोग सीट पाए हैं पैसा दे करके, जिनके माँ बाप के पास पैसा है, इंजीनियरिंग की सीट खरीदते हैं, मेडिकल कॉलेज की सीट खरीदते हैं, बढ़िया बढ़िया कोचिंग में पढ़ाते हैं, AC कमरे में उसको पढ़ने का मौका मिलता है। आप उसका मुकाबला करेंगे एक झोपड़ी में रहने वाले बच्चे के साथ जिसको 2 टाइम का खाना नहीं मिलेगा? ये तो वो अमीर घर में पैदा हुआ है तो उसकी क्या गलती है? गलती नहीं है, लेकिन वो मेरिट नहीं है, उसका मेरिट नहीं है।
ये उसको जो साधन संपन्नता मिली है पैदा होने के साथ, ये उसकी वजह से उसको वो जगह मिल रही है। और अगर नहीं मिलेगी तो उसका बाप पैसा देगा और कहेगा सीट दो मेरे लड़के को। टीवी अखबार वाला सब कह रहा है इससे जातिवाद बढ़ेगा, जातिवाद की शुरुआत हो रही है। जिस दिन जातिवाद खत्म होगा हम आपको बता देंगे। जिस दिन अखबारों में निकलना बंद हो जाएगा कि वैश्य लड़की जो सुंदर हो, सुशील हो, खाना भी पकाना जानती हो, वही मेरे यहाँ शादी लायक है, या ब्राह्मण परिवार की लड़की से ही हम ये ख़त्म करो ना। ये कैसा देश है? हम शादी में खाने में तो जात पात रखेंगे, लेकिन जब हमको ज़रा सा भी उससे नुकसान होगा तो हम कहेंगे नहीं भैया जात पात तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो जात पात ख़त्म करो ना। डॉक्टर अंबेडकर ने यही तो कहा था, जड़ से इसको उखाड़ो, इसका उन्मूलन करो, वो हो जाएगा तो ये सब झगड़ा ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोग कहते हैं जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि जातिवाद संविधान बनने के बाद आया है। हाँ, तो फिर उसके पहले तो वो सब इधर उधर शादी करत रहे ना, सब एक दूसरे के साथ। वो ये जो ठाकुर का कुआं पोएम है, आज़ादी से पहले प्रेमचंद ने कहानी लिखी थी ठाकुर का कुआं। क्या हम जानते नहीं क्या हुआ था? जो कर्ण पैदा हुआ था पांडव के घर में, उसको क्यों नहीं माना गया? ठाकुर का कुआं ही क्यों, ब्राह्मण का कुआं क्यों नहीं? वो भी है, वो भी कहानी है। हम कह रहे हैं महाभारत में कर्ण के साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई? क्योंकि उससे के बारे में कहा गया कि ये सूत पुत्र है। समझ में आया? तो वर्ण कुव्यवस्था के खिलाफ हैं आप? मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये तो एक अमानवीय व्यवस्था है, इसमें कोई मतलब नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। ये तो अमानवीय व्यवस्था है। जाति जनगणना होने से क्या फायदा हो जाएगा? पता चलेगा लोगों को। देखिए, एक हाथी जब चलता है तो एक छोटा सा लड़का उसकी खोपड़ी पर बैठ करके उसको इधर उधर घुमाता है। जब हाथी अपने उसको देखता है किसी तालाब में अपने आकार को, तो उस लड़के को सूंड लगा करके नीचे उतारता और कहता कि हम खुद ही तय करेंगे हमको कहाँ जाना है। जब लोगों को पता चलेगा हमारी ताकत कितनी है और आपस में एका बनाएंगे, अगर वो भी लड़ पड़ेंगे तब तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर जो अपने आप को वंचित और शोषित मान करके वो अपनी एका बनाएंगे तो निश्चित रूप से न्याय की लड़ाई आगे बढ़ेगी इस देश में। आप एक आध सवाल और लीजिए, चूँकि आपने छत्ते में हाथ डाल दिया है। अरे आपको हमने तो 1990 में हाथ उठा करके मंडल कमीशन को लागू करने के लिए छत्ते में हम तो महिला आरक्षण में तो महिला आरक्षण में तो SC ST OBC महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, लेफ्ट पार्टियां ने विरोध नहीं किया। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग पता नहीं क्या सोच के बोलते हैं। SC ST के आरक्षण को कोई छू नहीं सकता है। SC ST आरक्षण रहेगा, उसका 1/3 SC ST महिलाओं को जाएगा। लेकिन जो रिजर्व सीट है उसी में दिया है ना। तो वही तो रिजर्व सीट में ही मिलेगा। उसके बाद जो आप OBC की बात करते हैं, नहीं, मुझे SC ST पर आइए। जो रिजर्व सीट था ऑलरेडी उसी में आपने महिलाओं को दे दिया। मायावती जी ने कहा अलग से मिलना चाहिए। मायावती जी जब थी पावर में तब उन्होंने क्या कहा, और आज जब पावर के बाहर है तो क्या करें, मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी है। आप चाहते कि सिर्फ महिला आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण न मिले? मैं तो चाहती हूँ, आप समझ लीजिए, वो जो उसके नेता है नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि OBC पार्लियामेंट और विधानसभा में 27% से ज़्यादा हैं। ऑलरेडी 40% है, 45% है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। संसद में अभी कितनी संख्या OBC के सांसदों? 40 और 40% के बीच में। और ये मुझे आप नहीं बता रहे हैं, ये मुझे शरद यादव जी ने खुद बताया। आप जाकर के थोड़ा होमवर्क करिए। तो आप SC ST OBC महिलाओं को अधिकार नहीं चाहती हैं? नहीं, उनको मिलना चाहिए। आप पूरी सीटें रिजर्व कर दीजिए, लेकिन आपको रिजर्वेशन OBC के लिए देना पड़ेगा, OBC महिला नहीं। जहाँ आप नीचे जो ये पंचायत वगैरह में है वहाँ रिजर्वेशन कैसे है? OBC रिजर्वेशन है। OBC रिजर्वेशन के स्लैब में 1/3 औरतों के लिए है। ऐसे ही होगा, होने दीजिए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। तो कहाँ ऐसा तो हुआ नहीं? अरे तो नहीं हुआ तो जो लोग इतना हल्ला मचा रहे काहे नहीं करवाई दिए? तो आप ही लोग हैं संसद में, आप ही सारे सवर्ण संसद में लोग। नहीं, सवर्ण से ज्यादा OBC हैं संसद में। आप जानकारी लीजिए, आप गिनिए तब जाकर 100 ये लगभग मतलब OBC की संख्या 140 के आसपास है। किस में? संसद लोकसभा में। लोकसभा में तो कितना हुआ टोटल में? SC ST हटा दीजिए, कितना? 131 और 100 सीटों में कितना हुआ? मतलब सरकार के 545 में 140 OBC ज़्यादा नहीं हुआ। आप करीब 80 तो निकाल दीजिए SC ST हैं उसमें, बाकी में देखिए। तो जाति जनगणना से क्या लगता है आपको, डेमोग्राफी पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि वो जब ये बात आएगी सामने कि 27% से कहीं ज़्यादा हैं तो निश्चित रूप से वो मांग करेंगे। अब दक्षिण भारत में 60% से ज़्यादा OBC के पास है रिजर्वेशन। क्या मोदी जी को इससे नुकसान हो जाए?
देखिए भाजपा इसका जो विरोध कर रही है उसको समझने की कोशिश कीजिए। वो अभी दो तरह के वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये खेल हमेशा के लिए नहीं चल सकता। अभी मोदी जी 10 दिन पहले कह रहे थे कि मैं पिछड़ा का बेटा हूँ, ओबीसी हूँ। अच्छी बात अब है। कह रहे हैं कि मैं जाति पाति नहीं मानता हूँ, मैं सिर्फ गरीबों को जानता हूँ। अरे भाई वो सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, मैं क्यों उनके बारे में बात करूं? मोदी जी के बारे में बात नहीं। उनके बारे में किसी ने कहा, किसी पत्रकार से पूछा गया कि आपको अगर मोदी जी को एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या सवाल पूछेंगे? उन्होंने कहा मैं यही पूछूंगा कि मोदी जी आप इतना झूठ क्यों बोलते? चलिए, ये भी राजनीति का रंग है। सुहासिनी थी, तमाम मुद्दे पर बातचीत हुई और जाति जनगणना ने पूरे राजनीति को बदल के रख दिया है, बिहार की राजनीति ने। उसके बाद महाराष्ट्र में मांग हो रही है, झारखंड सरकार ने लगभग कहा है, उसके बाद कर्नाटक सरकार ने भी कहा है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो जाति जनगणना सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। आपकी क्या राय है? शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।